गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक IAS एस्पिरेंट में। मेरा नाम है विशाल राज। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भारत का यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम भारत के यूरोपियों के आगमन के कारण तक पढ़े थे। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारत में पुर्तगाली से। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापारिक रिक्तता और अरबों का वर्चस्व। व्यापारिक रिक्तता और अरबों का वर्चस्व। देखिए, 6ठी शताब्दी तक ग्रीस और रोम का भारत से, ग्रीस और रोम, 6ठी शताब्दी तक किसका किसका, ग्रीस और रोम, इसका भारत से क्या था, मसालों, कपड़ों, रत्नों और विलासिता की वस्तुओं का सीधा व्यापार चलता था। ग्रीस और रोम का भारत के साथ 6ठी शताब्दी तक सीधा व्यापार चला। किन किन वस्तुओं का, मसालों का, कपड़ों का, रत्नों और विलासिता की वस्तुओं का। ठीक, 6ठी शताब्दी तक। कब तक? 6ठी शताब्दी तक। 6ठी शताब्दी तक ग्रीस और रोम, किसका, ग्रीस और रोम का भारत से, किससे, भारत से किन वस्तुओं का, कौन कौन सी वस्तुओं का, मसालों, कपड़ों, रत्नों और विलासिता की वस्तुओं का, इनका सीधा व्यापार चलता था। ठीक, लेकिन जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यह क्या संपर्क क्या हो गया, टूट गया। ग्रीस और रोम का भारत के साथ जो सीधा संपर्क था वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक, और यूरोप तथा भारत के बीच एक बड़ी रिक्तता पैदा हो गई। जब तक रोमन साम्राज्य था तब तक तो व्यापार चलता रहा, लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोप तथा भारत के बीच, किसके किसके बीच, यूरोप और भारत, इसके बीच एक बहुत बड़ी रिक्तता आ गई, बहुत बड़ा गैप हो गया। ठीक, इस रिक्तता को अब किन लोगों ने भरा, अरब व्यापारियों ने। भारत और यूरोप, इसके बीच जो गैप हो गया था, क्या हो गया था, गैप। इस गैप को किन लोगों ने भरा तो अरब व्यापारियों ने। कौन भरे, अरब व्यापारी। ठीक, और उन्होंने भारत यूरोप के बीच व्यापार में क्या, किसका काम किया, मीडिएटर का काम किया। अरब व्यापारी किसका काम किए, यूरोप और भारत के बीच व्यापार में मीडिएटर का काम किए वो। ठीक, और मीडिएटर का काम करके इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, एकाधिकार स्थापित कर दिया, एकाधिकार स्थापित कर दिया। ठीक, भारत और यूरोप के बीच जो गैप आया था उसको भरा अरब व्यापारियों ने मीडिएटर बन करके। और जब मीडिएटर बन करके उन्होंने इस गैप को पूरा किया तो क्या किया, भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था उस पर क्या, एकाधिकार प्राप्त कर लिए। ठीक, अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि जो यूरोप को जो भारतीय वस्तुएं थी, यूरोप को जो भारतीय वस्तुएं थी, ठीक, भारतीय वस्तुएं ये बहुत ऊंचे दामों पर मिलने लगी, बहुत ऊंचे दामों पर। ठीक, बहुत ऊंचे दामों पर मिलने लगी। और यही असंतोष क्या किया, यूरोपीय शक्तियों को सीधे भारत तक पहुंचने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। देखिए, जब मीडिएटर का काम अरब व्यापारी करने लगे यूरोप और भारत के बीच, तो जो भारतीय वस्तुएं थीं यूरोप को, किसको, यूरोप को बहुत ऊंचे दामों पे मिलने लगी। अब बहुत ऊंचे दामों पे मिलने लगी तो अरब यूरोपीय देशों में क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। ठीक, और असंतोष पैदा हो गया, और यही असंतोष क्या किया, यूरोपीय शक्तियों को भारत तक, कहाँ तक, भारत तक पहुँचने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। ठीक, अगर यूरोप और भारत के बीच ये जो मीडिएटर का काम कर रहे थे अरब व्यापारी, अगर ये वस्तुओं को ऊंचे दामों पे नहीं बेचते तो शायद यूरोप और भारत के बीच सीधे संचार के मार्ग की खोज नहीं हुई होती। लेकिन जब यूरोप को भारतीय वस्तुएं बहुत ऊंचे दामों पर अरब व्यापारियों के द्वारा मिलने लगी तो यूरोपीय शक्तियों के अंदर इसका क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया।
और उन्होंने क्या किया, सीधे भारत तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने लगी ये चीज़ें। ठीक, अब होता है पुर्तगालियों का प्रवेश। किसका? पुर्तगालियों का प्रवेश। देखिए 15वीं शताब्दी में इस व्यापारिक संकट का समाधान सबसे पहले किसने ढूंढा? पुर्तगाल ने ढूंढा। व्यापारिक संकट क्या था? जो व्यापारिक संकट की बात कर रहे हैं हम, वो व्यापारिक संकट क्या था? अरब व्यापारी क्या करते थे? अरब व्यापारी वे भारतीय वस्तुओं को बहुत ऊंचे दामों पर, किस पे? बहुत ऊंचे दामों पर यूरोप को सप्लाई करते थे। और जब यूरोप को बहुत ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे तो यही वो व्यापारिक संकट था यूरोपियों के लिए। ठीक, तो 15वीं शताब्दी में ये जो व्यापारिक संकट था, इसी का समाधान के लिए सबसे पहला समाधान किसने ढूंढा? पुर्तगाल ने ढूंढा। पुर्तगाल जो था उस समय एक छोटा देश होता था। पुर्तगाल एक बहुत ही छोटा देश होते हुए भी समुद्री खोज, अन्वेषण यानी खोज और नौवहन तकनीकी में अग्रणी था। पुर्तगाल उस समय बहुत ही छोटा देश था, बहुत बड़ा देश था नहीं, लेकिन छोटा देश होते हुए भी उसने क्या किया? समुद्री अन्वेषण किया। ठीक, और नौवहन तकनीकी में अग्रणी था। समझ में आ गया? और पुर्तगाल का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य, पुर्तगाल का उद्देश्य क्या था? अरब व्यापारियों को हटा करके, अरब व्यापारियों को हटाना। ठीक, अरब व्यापारियों को हटाना। ठीक, अरब व्यापारियों को हटाकर भारत से व्यापार करना और मसालों जैसे लाभकारी उत्पादों पर नियंत्रण जमाना। ठीक, पहला उद्देश्य था अरब व्यापारियों को हटाना और दूसरा उद्देश्य क्या था? मसालों जैसे लाभकारी उत्पाद जो थे उन पे नियंत्रण जमाना। ये उसका उद्देश्य था पुर्तगाल का। ठीक, अब इस खोज में हेनरी द नेविगेटर की भूमिका क्या है? हेनरी द नेविगेटर ये कौन था? ये राजकुमार है, पुर्तगाल का राजकुमार था। हेनरी कौन था? हेनरी ये पुर्तगाल का राजकुमार था। ठीक, और इसने क्या किया कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये क्या किया? भारत तक पहुंचने के लिए क्या किया इसने? समुद्री मार्ग की खोज में इसने क्या किया? अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक, पुर्तगाल का जो राजकुमार हेनरी था, इसको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, इसने क्या किया? भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक, और उन्होंने क्या किया? समुद्री अन्वेषणों को संगठित किया। समुद्री अन्वेषण जो थे, खोजकर्ता जो थे, ठीक, उन लोगों को इसने क्या किया? संगठित किया। क्या किया इसने? संगठित किया। ठीक, संगठित किया और नाविकों को क्या किया? प्रोत्साहित किया। संगठित किया और नाविकों को क्या किया? वो प्रोत्साहित किया। ठीक, प्रोत्साहित क्या किया? कि वे अफ्रीका के पश्चिमी तट और अज्ञात समुद्री क्षेत्रों की क्या करें? वो खोज करें। वे अफ्रीका के पश्चिमी तट और अज्ञात समुद्री क्षेत्रों की खोज करें। प्रोत्साहित उसने क्या किया? अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज करने को कहा और अज्ञात जो समुद्री क्षेत्र थे इनकी खोज करने के लिए उसने नाविकों को प्रोत्साहित किया और समुद्री खोजकर्ताओं को संगठित किया राजकुमार हेनरी ने। ठीक, इसीलिए उसको राजकुमार हेनरी को क्या किया जाता है? नेविगेटर कहा जाता है। राजकुमार हेनरी को इसीलिए, जब उसने क्या किया कि जो समुद्री अन्वेषण, समुद्री खोजकर्ता थे, उनको क्या किया? संगठित किया और नाविकों को प्रेरित किया, इसीलिए उसको नेविगेटर कहा जाता है। और हेनरी के प्रयासों ने क्या किया? पुर्तगाल को वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की नींव दी। हेनरी का ही प्रयास था जिसने पुर्तगाल को क्या किया? वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की नींव प्रदान की। अब बात कर लेते हैं हम बार्थोलोमेव डियाज की। देखिए
1487 में। कब? 1487 में पुर्तगाल का नाविक बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। इसने क्या किया? अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा। ये कहाँ पहुंचा? अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक। और जब ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा तो इसी को नाम दिया, इस छोर को नाम उसने क्या दिया? केप ऑफ गुड होप। देखिए 1487 में पुर्तगाल का जो नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज, वो कहाँ पहुंचता है? अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक। और अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा तो इस छोर को उसने क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। ठीक। और यह जो खोज था महत्वपूर्ण थी, यह खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार यह सिद्ध हो गया कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र का रास्ता उपलब्ध है। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण हुई? इससे ही मालूम हो गया कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र का रास्ता उपलब्ध है। ठीक, इसीलिए ये खोज क्या थी? महत्वपूर्ण खोज। माने ये केप ऑफ गुड होप, यानी 1487 में जो पुर्तगाल का नाविक बार्थोलोम्यू डियाज था, ये अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा और इस छोर को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। और ये जो खोज थी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि इसी से सिद्ध हुआ कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का रास्ता उपलब्ध है। ठीक। जो देखिए डियाज जो था वो भारत तक नहीं पहुंच पाया, भारत तक डियाज नहीं पहुंच पाया। ठीक, डियाज नहीं पहुंचा और वापस लिस्बन लौट गया। लेकिन उसकी खोज ने क्या किया? जब केप ऑफ गुड होप की उसने खोज कर दिया तो उसने क्या किया? भविष्य की यात्राओं का मार्ग उसने प्रशस्त कर दिया। हालांकि देखिए डियाज जो था वो भारत तक हालांकि नहीं पहुंच पाया था, लेकिन और वहीं से वो वापस लिस्बन लौट गया। लेकिन उसकी जो खोज थी उसने क्या किया? भविष्य की जो यात्राएं थी उन यात्राओं का मार्ग उसने क्या किया? प्रशस्त कर दिया। ठीक। अब एंट्री होती है 1498 में वास्को डी गामा की। कब? 10 साल बाद 17 मई 1498 को वास्को डी गामा डियाज द्वारा खोजे गए मार्ग से आगे बढ़कर के भारत पहुंचा। देखिए बार्थोलोम्यू डियाज जब केप ऑफ गुड होप की खोज कर दिया, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की जब खोज कर दिया तो इसी रास्ते बार्थोलोम्यू डियाज आगे बढ़ा और कहाँ तक पहुँच गया? भारत तक पहुँचा। ठीक। ठीक, 10 साल के बाद, कितने साल बाद? 10 साल के बाद, 10 साल बाद 17 मई, कब? 17 मई 1498, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा? भारत पहुँचा। किसके द्वारा पहुँचा? तो डियाज द्वारा जो खोजा गया मार्ग था केप ऑफ गुड होप, उसी से आगे बढ़ कर के पहुँचा। ठीक। और वो पहुंचा कहाँ? वह भारत के कालीकट यानी केरल के तट पर। कहाँ पहुंचा वो? कालीकट, कालीकट यानी केरल, केरल के तट पर उतरा और वहाँ के स्थानीय शासक वहाँ का स्थानीय शासक कौन था कालीकट का? जमोरिन। इस जमोरिन से वो मिला। ठीक। अब देखिए यह जो था वह भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत थी। यही जो थी क्या थी? भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री संपर्क की क्या थी? ये शुरुआत थी। ठीक। यह घटना जो था, इस घटना से भारत में औपनिवेशिक युग का नया अध्याय आरंभ हुआ। जब वास्को डी गामा भारत की खोज कर लिया है, भारत की खोज करने का मतलब भारत तक जाने का समुद्री मार्ग की खोज कर लिया, तो इस घटना से क्या हुआ? इस घटना से भारत में औपनिवेशिक युग का नया अध्याय आरंभ हुआ। ठीक।
फिर से जान लीजिए ये वास्को डी गामा कब 10 साल बाद 17 मई 1498 को कहाँ पे पहुँचा? बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा जो खोजा गया मार्ग था उससे आगे बढ़ कर के भारत पहुँचा। और भारत में वो कहाँ पे उतरा? वो कालीकट यानी केरल के तट पे उतरा और वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन से मिला। ठीक। और यह जो था, यह घटना भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत थी। ठीक। इस घटना से भारत में क्या हुआ? औपनिवेशिक युग का नया अध्याय आरंभ हुआ। ठीक। अब देखिए अरब व्यापारियों पर प्रहार। अरब व्यापारियों पर प्रहार। अरब व्यापारी ही तो सबसे बड़े जो है कि इनके जो है कि विरोधी थे। तो उस समय जब पुर्तगाली भारत में आए, उस समय हिंद महासागर में, कहाँ? हिंद महासागर में पूरी तरह से किनका वर्चस्व था? अरबों का वर्चस्व था। जब पुर्तगाली भारत में आए तो उस समय हिंद महासागर में पूरी तरह से अरबों का वर्चस्व था। अब पुर्तगालियों ने क्या किया? अरब जहाज़ों पर हमले किए। गुस्सा तो उनको पहले ही था, क्योंकि ये बहुत महंगे दामों पे जो है कि भारत की वस्तुओं को यूरोप में बेचते थे। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? अरब जहाज़ों पर हमले किए, उन्हें लूटा और तोपों से आक्रमण किए। पुर्तगालियों ने क्या किया? अरब जहाज़ों पर हमला किया। ठीक। अरब जहाज़ों पर हमला किया, पहला पॉइंट। उनको लूटा, उनको क्या किया? लूटा। तीसरा, तोपों से, किससे? तोपों से आक्रमण किया। तोपों से आक्रमण किया। ठीक। जब पुर्तगाली भारत में आ गए तब उन्होंने सबसे पहला यही काम किया, अरब व्यापारियों पर प्रहार। ठीक। उस समय तक हिंद महासागर में अरब व्यापारियों का ही वर्चस्व था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? अरब जहाज़ों पर हमले बोल दिए, उनको लूट लिया और तोपों से उन पर आक्रमण किया। ठीक। और उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने क्या किया? उन्होंने समुद्री युद्ध की रणनीति अपनाई। कौन सी रणनीति अपनाई? उनकी जो रणनीति थी, पुर्तगालियों की जो रणनीति थी, वो रणनीति क्या थी? समुद्री युद्ध की रणनीति। समुद्री युद्ध। ठीक। समुद्री युद्ध की रणनीति अपना करके धीरे धीरे इन्होंने अरबों की शक्ति को समाप्त कर दिया। क्या किया इन्होंने? अरबों की शक्ति को क्या किया इन्होंने? समाप्त कर दिया। ठीक। और जान लीजिए केवल 15 वर्षों के भीतर ही, कितने वर्षों के भीतर? 15 वर्षों के भीतर, 15 वर्षों के भीतर हिंद महासागर से, कहाँ से? हिंद महासागर से अरबों का लगभग पूरा प्रभाव खत्म हो गया। अब लगातार उन पे अटैक करते रहे, उनको लूटते रहे, तोपों से आक्रमण करते रहे, तो क्या होगा? वो बर्बाद तो हो ही जाएंगे। तो 15 वर्षों के भीतर ही हिंद महासागर से अरबों का लगभग पूरा प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया और पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक। तो पुर्तगालियों ने सबसे बड़ी अपनी रणनीति जो अपनाए थे, वो क्या अपनाए थे? समुद्री युद्ध की रणनीति अपनाई थी, क्योंकि वो समुद्री युद्ध में निपुण थे पुर्तगाली। उनके पास बड़े बड़े जहाज़ें थे, तोप उसमें लगे हुए थे, गोला बारूद सब भरा हुआ था। तो उन्होंने यही रणनीति अपनाई समुद्री युद्ध की। समुद्री युद्ध के बल पर ही वो 15 वर्षों के भीतर हिंद महासागर से अरबों को लगभग पूरा समाप्त कर दिया, उनके वर्चस्व को, और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक। अब जान लीजिए पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था। पुर्तगाली जब भारत में आए तो पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था? पहले जान लीजिए उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य था, वे लाभकारी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहते थे। लाभकारी व्यापार क्या क्या थे? मसालों का व्यापार था और भी सारी चीज़ें थीं। इन व्यापार पे पूर्ण नियंत्रण करना चाहते थे। ये उनका क्या, पुर्तगालियों का क्या था? प्रत्यक्ष उद्देश्य था। क्या था ये? प्रत्यक्ष उद्देश्य। लेकिन इनका छिपा हुआ उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का छिपा हुआ उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना। ये उनका छिपा हुआ उद्देश्य था पुर्तगालियों का। ठीक।
नेक्स्ट उनका उद्देश्य क्या था? अरबों और अन्य प्रतिस्पर्धियों को हटाकर पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। तीसरा जो उनका उद्देश्य था वो क्या था? अरब और अन्य प्रतिस्पर्धी इनको हटा करके पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। ये उनके तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था लाभकारी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण करना। दूसरा छिपा हुआ उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना। और तीसरा था अरबों और अन्य प्रतिस्पर्धियों को हटाकर पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। ठीक, इस प्रकार से उनका तीन उद्देश्य क्या था? आर्थिक, धार्मिक और साम्राज्यवादी, ये तीन उनके उद्देश्य थे। ठीक, देखिए इन सभी में तकनीकी व नौसैनिक श्रेष्ठता किस प्रकार से अपना योगदान देती है। जो पुर्तगालियों की सफलता का जो मुख्य आधार था, पुर्तगालियों की सफलता का मुख्य आधार क्या था? उनकी नौसैनिक शक्ति, नौसैनिक शक्ति, ये उनका मुख्य आधार था। उनके पास था क्या? उनके पास जहाज़ बहुत बड़े थे। उनके जो जहाज़ थे वो बहुत बड़े थे और मजबूत थे, और जिनमें क्या था? बारूद और तोपें लगी हुई थी। ठीक, पुर्तगालियों की सफलता का जो मुख्य आधार था उनकी नौसैनिक शक्ति थी, और जहाज़ उनके जो जहाज़ थे वो बहुत बड़े थे और बहुत ही मजबूत थे, जिनमें क्या था? बारूद और तोपें लगी हुई थी। उन्होंने क्या किया? उनके पास क्या था? समुद्री युद्धों का अच्छा अनुभव था। पुर्तगाली जो थे समुद्री युद्ध में निपुण थे, इसी कारण तो वे अरबों को हटाने में सफल हुए। इस तकनीकी की बढ़त के कारण उन्होंने जल्द ही हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। देखिए समुद्री युद्ध का उनके पास क्या था? समुद्री युद्ध का अनुभव था, समुद्री युद्ध का अनुभव था। ठीक, और इसी के चलते उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को हिंद महासागर से हटा दिया, और हिंद महासागर से हटा करके हिंद महासागर पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम मैनुअल प्रथम की घोषणा 1501। जो पुर्तगाल के शासक थे मैनुअल प्रथम, इन्होंने क्या किया? 1501 में, कब? 1501 में स्वयं को अरब, ठीक, फारस और भारत के व्यापार का स्वामी घोषित कर दिया। पुर्तगाल का जो शासक था इसने क्या किया? 1501 में अरब, फारस और भारत, इन तीनों के साथ जो व्यापार होता था इसका स्वामी घोषित कर दिया मैनुअल प्रथम ने, पुर्तगाल का शासक ने। ठीक, और ये जान लीजिए कि ये जो घोषणा थी केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, प्रतीक ही नहीं था, बल्कि पुर्तगालियों के औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी इरादों की स्पष्ट करती थी। साम्राज्यवादी इरादों को क्या करती थी? स्पष्ट करती थी। ये जो 1501 में मैनुअल प्रथम ने जो घोषणा कर दिया कि अरब, फारस और भारत का व्यापार का वो स्वामी है, ये जो घोषणा उसने किया था ये केवल प्रतीकात्मक ही नहीं थी, बल्कि क्या थे? पुर्तगालियों के औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी इरादों को क्या करती थी? वो स्पष्ट करती थी। ठीक, देखिए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों का जो भारत आगमन था वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ व्यापार ही करने आए थे। यह भारत और यूरोप के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कैसे नए अध्याय की शुरुआत थी? भारत और यूरोप, इसके बीच रिक्तता आ गई। उसके बाद इसको पूरा किया अरब व्यापारियों ने। अब अरब व्यापारी महंगे दामों पे सामानों को बेचने लगे, तो इससे इनके बीच आक्रोश पैदा हो गया और इन्होंने सीधे संपर्क किया भारत से समुद्री मार्ग के माध्यम से। और जब समुद्री मार्ग के माध्यम से संपर्क किया और वे जब भारत आए, तो भारत आने का उनका कारण केवल व्यापार तक ही नहीं था, बल्कि भारत और यूरोप के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। ठीक, अरबों का समुद्री व्यापारिक एकाधिकार टूटा। उन्होंने अरबों का जो समुद्री व्यापारी का भी एकाधिकार था उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, और हिंद महासागर पर पुर्तगाल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इससे जब वो भारत में आ गए तो आगे चल करके डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, कौन कौन? डच, अंग्रेज और
फ्रांसीसी जैसे अन्य यूरोपीय शक्तियां भी इसी मार्ग से, यानी कौन से मार्ग से, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से ही क्या की, भारत पहुंची और उपनिवेशवाद का इससे क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक, क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।